ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और केतु के बारे में बताने वाली हूँ। केतु ने अपना नक्षत्र बदल दिया है। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन है लोगों को। अभी जैसे केतु कन्या राशि में चल रहे थे, राशि तो वही रहने वाली है, पर नक्षत्र परिवर्तन इनका हर एक 8 माह हो जाता है। अभी जो चल रहे थे ये अभी चित्रा नक्षत्र जो कि 26 जून से चल रहे थे। अब 8 माह के हिसाब से देखें और ट्रू नोट के हिसाब से देखें तो ये 7 फरवरी से हो चुका है और 7 फरवरी से लेके और 2 दिसंबर तक रहने वाले हैं। लेकिन अगर मेन रूट से जैसे आप लोगों को बताया गया है, पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था वो 4 मार्च तक का था, तो आपको फिर एक काम करना चाहिए, 7 फरवरी से लेके और 2 दिसंबर तक का इसका बदलाव देखना चाहिए, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, जिस राशि के साथ बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उस तरह का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। केतु के लिए ऐसा माना जाता है, इनके क्या है, जो छाया ग्रह एक थे, आपको प्राचीन कथा मालूम होगी कि जब ये अमृत का मतलब वितरण हो रहा था समुद्र मंथन के दौरान, तो राहु ने अपना भेष बदल के और अमृत पान कर लिया था, और उसके वजह से क्या है कि वो अमर हो गए थे ये दोनों। उनका सिर और धड़ अलग अलग हो गए थे, तो ऊपर का हिस्सा राहु है और नीचे का हिस्सा केतु है। तो इसलिए इनकी जो है भले ही छाया ग्रह है, इनका प्रभाव काफ़ी रहता है हमारे जीवन के। अगर केतु की दृष्टि से देखें तो 7 वर्ष ये इनकी महादशा रहती है, और अध्यात्म के दृष्टि से देखें तो एक बहुत आध्यात्मिक छाया ग्रह हैं। अब बुध के साथ हैं इसलिए बुध के से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन चित्रा नक्षत्र जो को मंगल का नक्षत्र था उसमें ये ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे। अब ये अपना नक्षत्र बदल के अब हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा आपको पता ही होगा कि राहु केतु जो है वो चंद्रमा को सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आप देखते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा चंद्रमा का भी प्रभाव हो जाएगा। जैसे अभी कन्या राशि में थे तो बुध का तो जैसा था वैसे ही रहने वाला है। हस्त नक्षत्र जो है वो अच्छे नक्षत्र में माना जाता है, इसलिए इसका थोड़ा सा प्रभाव कम होगा। हर 8 माह बाद 8 माह और 8 दिन के बाद ये अपना नक्षत्र बदल देते हैं। अब इसमें हस्त नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे तो इसका थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में बता देते हैं। इसका ये देवगण का नक्षत्र है, भैंसा इसका सिंबल है, और भैंसा इसको मतलब भैंसा का ऐसे कह सकते हैं कि जो एनिमल जो है उनका ये भैंसा है। इसके साथ साथ इसकी सिंबल भी 3 है। आपने देखा होगा, मैंने एक हस्त नक्षत्र का बहुत लंबा सा वीडियो बनाया है। इसके 3 सिंबल होते हैं हस्त नक्षत्र के। एक तो क्या है, आपकी जब आप जन्म लेते हैं तो आपकी जो मुट्ठी होती है वो बंद मुट्ठी होती है। दूसरा ऐसा होता है कि आपका हाथ खुला हुआ होता है। तीसरा ऐसा होता है कि आपका मतलब जो चक्र होता है, जो आपने देखा हो कुम्हार जैसे कुल्हड़ बनाता है, मिट्टी के बर्तन बना होता है, तो वो भी एक इसी का सिंबल है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों में इसमें परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। केतु के लिए तो ऐसा भी माना जाता है कि ये मतलब परिवर्तन का ही छाया ग्रह है। अगर आप जहाँ रह रहे हैं या जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसमें परिवर्तन होना निश्चित है। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा भी केतु की चल रही है, आप फिर देख लीजिए कि आपको इस दौरान कुछ न कुछ बदलाव करना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं कि ये आपको बहुत खराब जगह धकेल देंगे। और इसके साथ साथ एक बात बहुत अच्छी है कि क्विक रिजल्ट देते हैं, सांसारिकता से दूर करते हैं, जिसको कहते हैं अध्यात्म और की ओर ले जाते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। सांसारिक सुख भोग जो थे उनसे आपको दूर ले जाते हैं। अगर आपकी ऐसे क्षेत्रों में रुचि है जैसे कि गुप्त विद्याएं हैं, अध्यात्म है या ऑकल्ट साइंस है, इस तरह से इन विद्याओं में आपकी रुचि है, तो उसमें इस समय बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण ही कर सकते हैं। कुछ विस्फोटक परिस्थितियों का भी निर्माण इस दौरान होने वाला है। और अगर गिनती के हिसाब से देखें, नंबर के हिसाब से देखें, तो ये 13वां नक्षत्र है। 13वां नक्षत्र जो आपको पता ही होगा, 13 नंबर का लोगों से काफ़ी कुछ घबराते हैं। मैंने उसका भी एक वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये नक्षत्र 13वां है और केतु का नक्षत्र है, और केतु को वैसे भी अगर एक दूसरी दृष्टि से देखें 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में इसको 7 नंबर से जाना जाता है। तो इस तरह से भी आपको काफ़ी कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। घर से दूर ले जाके अगर आप चाहें तो आपको ज़्यादा ग्रोथ होती दिखाई देगी।
केतु को मैं बहुत बताना चाह रही हूँ, थोड़ा-सा और बता देती हूँ। आपको पता होगा हमारे पास 5 इंद्रियाँ होती हैं, जैसे आपको जैसे आपकी सुनना है, आपको देखना है, ये इंद्रियों का काम है। आपको सूंघना है और इसके अलावा आपको टेस्ट करना है किसी चीज़ का, तो ये तो हो गई 4 इंद्रियाँ। अब एक इंद्रिया और होती है जो टच वाली होती है, जो स्पर्श वाली होती है, उसका वरदान इसको प्राप्त है। तो जब आपको ये बताने की आवश्यकता है कि जब कोई भी इंद्रिय की एक कमी हो जाती है तो उसके मतलब अगर उसको हटा के देखें तो जो आपके पास है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो केतु को ऐसा वरदान है कि ये स्पर्श इसकी जो शक्ति है या ऐसे कह सकते हैं ये जो एक अद्वितीय इसको पावर है, स्पर्श करके हर चीज़ को ये भाँप लेते हैं। जैसे आप किसी को छू के अंदाज़ लगा लेते हैं, तो केतु को इसका वरदान मिला हुआ है। और ये जो है वो बहुत भौतिकता से दूर ले जाके, और राहु की अगर देखें, राहु क्या है, सांसारिक भोग भौतिकता की ओर उनको ले जाते हैं। अगर आपको पहले कहीं राहु द्वारा भौतिकता प्राप्त हुई है, सांसारिक भोगों में आप लिप्त थे, तो केतु उसके लिए फिर बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। अगर पहले से राहु से आपको सांसारिक भोग सुख सुविधाएं भौतिकता प्राप्त नहीं हुई है, तो फिर केतु के बराबर कोई देने वाला भी नहीं होता है और क्विक रिजल्ट देते हैं। आपके ये शस्त दोष जो 6 दोष होते हैं, उसके वीडियो मैंने बनाए हैं, कौन-कौन से होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने उसका बहुत अच्छे ज़िक्र किया है। उससे ये मुक्त करवा देते हैं जीवन के, जैसे लोभ है, मोह है, अहंकार है, ऐसे 6 दोष होते हैं, जिसमें आदमी पूरे जीवन भर उसी में घूमता रहता है और कभी भी मुक्ति मोक्ष की ओर नहीं सोचता है। ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और आपके दुश्मनों से थोड़ी-सी इस समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। शस्त्र दोष दूर हो जाएँगे तो दुश्मन स्वतः ही शांत हो जाएँगे। इस दौरान हाथों से काम करने वाले लोगों को ये समय बहुत अच्छा है। जैसे जो ऐसे लोग हैं जो कि हाथों का उपयोग करते हैं, उसमें टेक्निकल फील्ड भी आ जाती है, जैसे कंप्यूटर वगैरह है, रिसर्च है, और ऐसे जो काम है जो कि मज़दूर लोग हैं उनके हाथ ज़्यादा चलते हैं, उन लोगों को ये समय बहुत अच्छा है। कोई कॉम्पिटिशन है उसमें थोड़ी-सी ये परेशानी दे सकते हैं। ये 18 वर्ष बाद ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। इन केतु को हीलिंग पावर भी मिली हुई है, अच्छी हीलिंग करते हैं ये। जैसे अगर आपको कोई मानसिक रोग है या किसी तरह से आपको रोगों से दिक्कत हो रही थी, तो इसमें भी ये काफ़ी कुछ पावरफुल होते हैं। ऐसे लोग जो वर्षों से साधनारत हैं और उनको को उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, ये इस समय स्थिति ऐसी बनेगी, केतु उनकी सहायता करेंगे। एक नई ग्रोथ के साथ अगर आप बढ़ना चाहें, नए अध्याय की शुरुआत ये केतु करेंगे। अध्यात्म उपलब्धियों के साथ-साथ एक मन और बुद्धि का ये बहुत अच्छा समायोजन है इस समय। और आप अगर आप किसी भी तरह से पहले बहुत सांसारिक भोग में लिप्त हुए थे, तो आपको फिर ये उससे बाहर निकालने के लिए सक्षम है इनके पास केवल। लेकिन अगर आप बाहर नहीं निकले हुए, तो आपको ये बीमारी भी, भोग की बीमारी जिसको कहते हैं, भोग की बीमारी दे रहे हैं, क्योंकि इसको ये जो है अभी कन्या राशि, ये वायु की राशि है। और आयुर्वेदिक की दृष्टि से देखे जाए तो हमारा जो बॉडी है उसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक में मानी जाती हैं, वात, पित्त, कफ। तो ये इनको वात का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, तो वायु जनित रोग जो है वो, जैसे पेट के रोग हैं, उनसे परेशानी हो सकती है। और सांसारिक सुखों की में अगर आप पहले से लिप्त नहीं थे, तो आपको बहुत अच्छी इस समय उपलब्धियाँ दिलाने वाले हैं। भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन मिलने वाला है। और अगर आपको इस समय सद्वृत्ति का आप पालन करते हैं, अच्छे आचरण को अगर आप अपनाते हैं, तो इनके बराबर कोई देने वाला छाया ग्रह नहीं है। अब इस दौरान आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। सांसारिक भोग से आपको दूर रहना पड़ेगा, और इसके साथ-साथ एक्शन, मतलब जैसे लेज़ीनेस है, वो आपको त्यागनी पड़ेगी। कार्य क्षमता दिखानी पड़ेगी। अगर ऐसे आप व्यापारी हैं जो कि हाथ से या किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। रहस्यमय विद्याओं की अगर आप ज्ञाता हैं, उनको बहुत अच्छी उपलब्धियाँ इस दौरान ये मिलने वाली हैं। लेकिन बात रोगों में ये वृद्धि करेंगे, जैसे पेट के रोग हैं, मैंने बताया उदर रोग हैं, उनमें थोड़ा-सा आपको खाने-पीने की वजह से जीवन अपना अनुशासित रखना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसे रोग जो कि वायरस टाइप होते हैं, उनकी भी वृद्धि होगी। तो आपको अपना ध्यान रखना होगा खाने-पीने का और अपने आचरण का, तो उससे आप फिर अपना
अलग अलग तरह से उसको नियंत्रित कर सकते हैं और लेना देना एक तरह से बैलेंस हो जाएगा। अगर राहु ने आपको पिछले कई वर्षों में बहुत दिया है तो केतु उसका बैलेंस करेंगे, अगर राहु ने नहीं दिया है तो आप केतु आपको देने के लिए तैयार हैं। आप जैसे चाहें इसका फायदा ले सकते हैं। और चित्रा नक्षत्र है इसलिए इसके साथ चंद्रमा का भी एक रहेगा, तो मन को भी प्रभावित करेंगे, बुद्धि को भी करेंगे और शुद्ध भी करेंगे। अगर आपके नेट चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है, महादशा अंतर्दशा भी केतु की चल रही है। और इसमें एक बात और है, अगर कोई भी ग्रह आपका हस्त नक्षत्र में पड़ा हुआ है, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे आपकी लग्न हो, या कोई भी ग्रह हस्त नक्षत्र में पड़ा हुआ है, आपको फिर ये सब ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, अब आपको बोर हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ राशि बाई राशि। क्योंकि हर एक राशि में देखा जाए तो 2.5-3 नक्षत्र से मिलकर बनी होती है। तो अब मेष राशि में अगर देखें तो मेष राशि के 6 भाव में ये गोचर कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। कन्या राशि आपके 6वें भाव होती है, रोग शत्रु का भाव है ये। तो आपको थोड़ा सा इस तरह से एक दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा कष्ट होगा। लेकिन अगर आपका मेष राशि 80 नक्षत्र है तो आपको 6 तारा में ये प्रवेश करेंगे, ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रोगों से मुक्ति कराने वाले, ऋण से छुटकारा, शत्रु परास्त होंगे। इसके विपरीत अगर आपका जन्म नक्षत्र भरणी नक्षत्र और मेष राशि है, आपको विपत्त तारा मतलब आपको इस संग परिस्थितियों के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत सी समस्याएं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, रोग शत्रु ऐसे इससे आपको परेशानी हो सकती है। और अगर आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, मेष राशि के हैं, तो आप धन मान सम्मान सभी तरह से आपको ये क्या कर देंगे, उन्नति के पथ पे पहुंचाने वाले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा, कैरियर में उन्नति के साथ मामा पक्ष से आपको कुछ अच्छी सहायता मिल सकती है, वहाँ से कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। विशेष तौर से जो स्त्री वर्ग है उससे आपको काफ़ी कुछ उपहार मिल सकते हैं। और अगर आपका विदेश से कहीं कोई कनेक्शन था उसमें भी उन्नति होगी। तो इस तरह से अगर 3 नक्षत्रों को देखें तो आपके लिए भरणी नक्षत्र का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी शेष नक्षत्रों के लिए ये समय अच्छा है मेष राशि वालों के लिए। अब उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि, आपके 5th भाव में गोचर हो रहे हैं। आपको भी वही बात है, अगर आपका कृत्तिका नक्षत्र का जन्म है, वृषभ राशि है, आपके लिए संपत्ति तारा है, ये बहुत अच्छा है ये समय कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए। तो आपको पंचम भाव से जो देखते हैं वो सब चीज़ें आपके लिए तैयार हैं। जैसे आपका प्रेम में थे, अगर विवाह में परिणित करने के लिए आप इच्छुक थे, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, आप कोशिश कीजिए तो आपको जा सकते हैं। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, मान लीजिए उनका कैरियर नहीं जम रहा था, इनका विवाह नहीं हो रहा था, उनकी हेल्थ खराब थी, उसमें अब सुधार होगा। शेयर मार्केट से अगर आप पैसा कमाना चाह रहे थे तो वो भी हो सकता है, ये समय उसके लिए अच्छा है। मतलब स्वयं की भी अगर आप चाहें तो शादी कर सकते हैं। अब अगर आपका दूसरे रूप में अगर देखें, रोहिणी नक्षत्र का जन्म है, वृष राशि है, तो आपका जन्म तारा है, मतलब जन्म तारा अच्छा मानते हैं ये भी, मतलब एवरेज है ये, मतलब जितना अच्छा कृतिका उससे तो कम अच्छा है। लेकिन थोड़ी सी कहीं किसी चीज़ में सावधानी, जैसे प्रेम में है वहाँ क्रोध ना करें, भ्रम ना आने दें और उनसे अपना व्यवहार अच्छा रखें। और संतान की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हेल्थ को लेके हो सकती है, लेकिन स्वयं का अगर कोई रोग था, पुराना रोग से आप ग्रसित थे, उसमें सुधार होगा, उससे छुटकारा मिलेगा। आपके लिए भी ये बात कही जाती है कि खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अपने चरित्र का भी बहुत ध्यान रखें, फिर आपके लिए समय ठीक ठाक कट जाएगा। अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो ये अति मित्र तारा है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, मतलब बेस्ट है कह सकते हैं, गुड से भी ज़्यादा अच्छा है। क्या है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब में थे तो प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब की प्राप्ति हो सकती है, बॉस का साथ मिलेगा। तो आपके लिए समय इसलिए अच्छा है क्योंकि ये मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र। शादी में अगर आप कोई परेशानी से थे, मतलब आपस में मनमुटाव चल रहा था, वो दूर हो जाएगा, आप रोमांटिक मूड में आएंगे। और अगर आप शेयर मार्केट से भी पैसा कमा रहे थे तो उसके लिए भी समय बहुत उपयुक्त है। और आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हर काम को छोड़े से कम शुरुआत, मतलब कम मनी से शुरू करना है। स्टूडेंट है तो आपके लिए फिर ये जो है वो समय
काफ़ी अच्छा है, लेकिन आलस त्याग करना पड़ेगा, फिर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से 3-3 नक्षत्रों का मैं बता रही हूँ, जिसमें सबसे अच्छा है उसको देख लेना है, और जिसमें थोड़ी-सी परेशानी है उसको भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है, और रेमेडी में फिर से बाद में भी बताऊँगी आपको। उसके बाद फिर अगली जो राशि बनती है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि में अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है जन्म, तो ये आपको भी मित्र तारा हुआ ये। मित्र तारा मतलब होता है आपके लिए भूमि वाहन का सुख, क्योंकि चौथे भाव में आपको ये मतलब गोचर कर रहे हैं, जो कि भूमि का है, वाहन का है, माता का है, मानसिक क्लेश का है। आपके लिए हर तरह की जो परेशानी थी चौथे भाव से संबंधित, वो दूर करेंगे, परिवार का साथ रहेगा। और आपको ऐसी संपत्ति का अगर आप खरीद करते हैं जो पानी के पास है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, या पानी से जुड़े हुए कोई व्यापार कर रहे थे अब तक, उसमें लाभ नहीं हो रहा था, या उसमें निर्णय नहीं आप ले पा रहे थे, अब ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आपका मानसिक कष्ट भी कम होगा, परिवार का साथ रहेगा, और माता के स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए समय अच्छा है। उसके बाद दूसरा नक्षत्र इसमें बनता है आर्द्रा नक्षत्र, ये भी मित्र तारा है। इसके लिए आपके लिए भी ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। आप चाहें तो अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, घर में साज सज्जा का सामान खरीद सकते हैं। आपकी थोड़ी हेल्थ ज़रूर परेशानी दे सकती है, उसका ध्यान रखना होगा। भूमि वाहन के सुखों के साथ साथ आप अगर चाहें तो इस समय कोई नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। अपनी स्वयं की हेल्थ और माता की हेल्थ में थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है, अगर उस पे भी इलाज कराएँगे तो उपचार मिलेगा, क्योंकि हीलिंग का नक्षत्र है। कहीं न कहीं से आपकी जो हेल्थ है उसमें हीलिंग होती दिखाई दे रही है। उसके बाद जो अगला इसका जो अगला बनता है जो क्या नाम है नक्षत्र, वो है पुनर्वसु नक्षत्र है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बद तारा है। बद का मतलब आप जानते ही हैं कि मतलब व्रत का मतलब मृत्यु से सीधा नहीं होता है। व्रत का कहीं थोड़ा-सा ऐसे मान के भी चल सकते हैं, अशुभ है, अनिष्ट है। और आपके चौथे भाव में ये प्रवेश कर चल ही रहे हैं, तो माता को कष्ट हो सकता है। अगर स्वयं हार्ट के पेशेंट हैं, आपको थोड़ा-सा ज़्यादा केयर की आवश्यकता है। किसी कानूनी पचड़े में फँस सकते हैं। कोई भी गैर कानूनी कार्य इस दौरान ना करें। अगर कोई भूमि वाहन की खरीद फरोख्त करते हैं, तो दस्तखत थोड़ा-सा देख पर रख के करें। कोई ऐसा ना हो कि कोई आपको गलत प्रॉपर्टी पकड़ा दे। फिर आपकी जो परिवार के रिश्ते हैं वो भी खराब हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये कि कुछ उस नक्षत्र के लिए अच्छा है ये। आपको देखना होगा कि कौन से उसमें आप तारा में आ रहा है आपका नक्षत्र। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। इसके अलग-अलग देख लेते हैं कि कौन-कौन से तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। और आपके अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, तो आपके ये तीसरे भाव में क्या करेंगे, मेहनत में वृद्धि करा देंगे। नए-नए संपर्कों से आपको लाभ होगा। कैरियर में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको मतलब आय और व्यय दोनों संतुलित रूप से होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आपके अपनी अगर कोई परेशानी पहले से चली रही थी, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये भी बद नक्षत्र है, तो इसमें थोड़ा-सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ही मैंने बताया है, एक्सीडेंट, चोट-चपेट, दुर्घटना इनके भी शिकार हो सकते हैं। कर्क नक्षत्र में आपको अगर पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका पुष्य नक्षत्र का जन्म है और कर्क राशि है, तो आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि साधक है ये। साधक बहुत अच्छा मानते हैं। साधक का मतलब होता है अगर आपने जो पहले आपने काम किए, जो पहले मेहनत की है, किसी भी तरह की, चाहे आपकी जॉब में हो, चाहे समाज में हो, चाहे घर में हो, उसका फल अब मिलने वाला है। मतलब साधना का फल जिसको कह सकते हैं। अध्यात्म में अगर आप पहले से जुड़े हुए थे, तो आपको उसमें कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर करना चाह रहे हैं, वो लाभप्रद रहने वाली हैं। आपके लिए समय अच्छा है, परिवार के साथ रहेगा, और उन्नति भरा समय है अगर पुष्य नक्षत्र का जन्म है। इसके अलावा अगर आपका अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ये आपका ये प्रत्यारी तारा है, ये बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। थोड़ा सा परेशानी हो सकती है किन्हीं-किन्हीं मामलों में, जैसे कि छोटे भाई-बहनों से। तीसरा भाव किससे देखते हैं, छोटे भाई-बहनों का, तो उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, धन की मात्रा उससे कम प्राप्त होगी। आपका
खर्च भी होता दिखाई दे रहा। आपके पड़ोसी, आपके मित्र और आपके संग में काम करने वाले आपको परेशान कर सकते हैं। दुश्मनों से भी आपको हानि होगी। तो आपको अगर अश्लेषा नक्षत्र के आपका जन्म है तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। वो सावधानी मैं अब बता रही हूँ। जैसे कि अगर आपका जो मैंने बताए हैं कुछ ऐसे नक्षत्र वध है और प्रत्यारी है, ये बहुत अच्छे नहीं मानते हैं, मतलब तारा के हिसाब से बता रही हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो क्या है इनका जो, वैसे तो ये देवगढ़ है इसलिए आपके जो इष्ट हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। भैंसा का इसका बताते हैं तो भैंसे को हरा चारा खिला सकते हैं भैंस को, और इसके साथ साथ गणेश जी की उपासना भी कर सकते हैं इस दौरान आप। और चावल का दान करना, क्योंकि श्रवण नक्षत्र हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है, तो सफेद दान जैसे आप कर सकते हैं, चावल का भी दान कर सकते हैं, सूर्य को भी अर्घ दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये 8 माह जो अपने आने वाले हैं, इनका जो हस्त नक्षत्र में परिवर्तन है केतु का, बहुत सी उपलब्धियां आपको देंगे। तो ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और जो अभी मैंने बनाया है शनि का जो कम्बस्ट हो गया है, उनका भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि 12 तारीख से ये जो मतलब अभी आगे आने वाले समय में ये कम्बस्ट रहने वाले हैं शनि, तो उसको भी एक बार एक नज़र देख लेना चाहिए। यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।